बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लेक्चर 4 में आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर जो है वो रिलेशनल डेटाबेस के एक अहम कॉन्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन पे बेस करता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से पहले क्लियर करना चाहूँगा। बेटे, जब भी आप खाना खाने लगें, पिज़्ज़ा हो, एप्पल हो या ऑरेंज हो, जब आप इनटेक करते हैं तो हमारा नेचुरल सिस्टम उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। क्या आप जानते हैं हमारा नेचुरल सिस्टम ऐसे क्यों करता है? यकीनन इसलिए, ये हिकमत है कि जब वो छोटे छोटे अज्जा में तकसीम होगा तो हमारा जुज़्वे बदन बनना उसके लिए आसान होगा। सो यूँ कादर मुतलक जो है एक ऑटोमेटिक सिस्टम चला रहा है कि वो छोटे छोटे पीसेस में टूट के हमारे बदन का हिस्सा बड़ी आसानी से बन जाते हैं। वही चीज़ अगर आप बड़ी इनटेक करें तो उसका हमारे लिए हज़म होना बल्कि निगलना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही डेटाबेस के अंदर जब कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस बनती हैं या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं तो डेटा का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स जो हैं किसी भी एंटिटी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कई तरह के मसाइल आ जाते हैं। उन मसाइल को ब्रीफली आज हम डिस्कस भी करेंगे। सो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जो किसी बड़े डेटा सेट या टेबल रिलेशन को तोड़ के छोटे छोटे मैनेजेबल पीसेस में डिकम्पोज करने का नाम है, जिससे होगा क्या, वही बात कि आसानी से हमें डेटा मैनेज करना हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि डेटाबेस अप्रोच अगर यूज़ नहीं की जा रही, एक्सेल शीट पे डेटा लिया जा रहा है किसी भी ऑफिस में, तो वहाँ पे सपोज़ एक सिस्टम है हमारा, कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं रिक्वायर्ड है अपनी वर्किंग के लिए, तो उसको एक ही शीट में मैनेज किया जाता है। जैसे रोल नंबर, नेम, जेंडर, कोर्स, टीचर, सेमेस्टर फ़ी जो है वो जस्ट एक ही टेबल के अंदर सारा जो है डेटा पड़ा हुआ है। जो लोग प्रोग्रामिंग नहीं जानते उनके लिए शायद ये भी बहुत है, लेकिन अगर इसको देखें तो इसमें मसाइल बहुत हैं। आइए देखते हैं कि इससे क्या इशू बढ़ता है। आप देखेंगे हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं। सपोज़ एक 4th रिकॉर्ड आता है, उस्मा फ़ीमेल है, कोर्स उसका भी DBS है, पढ़ाने वाले सेम टीचर हैं, सेमेस्टर वही है और ज़ाहिर फ़ीस भी वही होगी, क्योंकि सेमेस्टर पे फ़ी डिपेंड करेगी और जो डेटाबेस पढ़ाने वाले वहाँ उस इदारे में सपोज़ एक ही टीचर है। तो ऐसी सिचुएशन में देखें आप कि स्टूडेंट 4 उज़मा F और साथ ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी डुप्लीकेट हो रही है। इसकी डुप्लीकेशन की वजह से आप यूँ कह सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैर ज़रूरी, हालांकि काफ़ी था, इतना ही इन्फॉर्मेशन इतनी काफ़ी है कि डेटाबेस को पढ़ाने वाले कौन है, सेमेस्टर कौन सा और उसकी फ़ी क्या है, एक बार भी आ जाता तो काम ठीक था, लेकिन हर बार ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करना पड़ रही है। इसे कहते हैं रिडंडेंसी। कोई सिंपल अप्रोच से अगर हम काम करते हैं तो रिडंडेंसी बढ़ेगी। तो अब अगर सोचें, अगर ये तो थोड़े से रिकॉर्ड थे, अगर कोई 1000, 10,000 या 1 लाख रिकॉर्ड्स हों तो उस केस में ये कितनी बड़ी मेमोरी लॉस होगा, यानी कितनी ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज होगी इन एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। जबकि यही चीज़ अगर नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए की जाए तो जो बार बार रिपीट हो रही है इन्फॉर्मेशन सेम, उसको आप एक अलग टेबल में तोड़ दें तो अब नया रिकॉर्ड ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा। देखें, वही रिकॉर्ड अब सिर्फ हमें एक बार उसका कोर्स बताना पड़ा है कि DBS है और DBS की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे पड़ी है। अब कोई और कोर्स अगर होगा, CSA होगा, यूप होगा, उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे और उससे रेलेवेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे होंगे। तो इसका साइज़ जो है वो जितने सब्जेक्ट्स होंगे, जितने कोर्सेज होंगे, सिर्फ उतना ही रहेगा और इसमें सारे जितने स्टूडेंट्स होंगे उनका रिकॉर्ड होगा। एक्स्ट्रा कॉलम्स जो हैं उससे ख़त्म हो गए। इससे क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन ने रिडंडेंसी रिमूव कर दी, डिक्रीज़ कर दी। वो 100% तो ख़त्म नहीं हुई, डेटाबेस यहाँ भी अपीयर हो रहा है, यहाँ भी अपीयर हो रहा है, 100% नहीं हुई रिमूव, बट रिड्यूस कर दी। इसलिए मैं एरो डाउनवर्ड मैंने लगाया है। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही नहीं था कि जस्ट रिडंडेंसी थी, इश्यूज़ और भी थे। मैंने कहा कि सिंपल अप्रोच में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनमें से एक रिडंडेंसी। सेकंड अगर इशू पे बात करें, सपोज़ वो रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिया,
अब उस रिकॉर्ड के डिलीट करने से इधर से ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन जो है मिस होती जाएगी। अगर आप इस सिंपल के केस में रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो जब पहले ये रिकॉर्ड डिलीट होगा, ये इन्फॉर्मेशन ख़त्म, रो ख़त्म, ये और एंड पे क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सारा टेबल एम्प्टी हो जाएगा। मीन कि हमें ये नहीं पता चलेगा, स्टूडेंट तो चलो प्रमोट हो गए या कॉलेज से चले गए, यूनिवर्सिटी से चले गए, बट कोर्स पढ़ाने वाले टीचर, उनकी सैलरी वो तो चाहिए थी, वो तो नहीं कहीं गए, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन भी एक्सीडेंटली लूज़ हो गई। तो ये जो लॉस है, असल में ये सिंपल अप्रोच में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन अप्रोच अपनाएं तो अब देखें, अगर स्टूडेंट स्ट्रक ऑफ होता है, स्टूडेंट पास आउट हो जाता है, इदारे से चला जाता है, तो 1 बाय 1 अगर आप देखें ये रिकॉर्ड सारे रिमूव हो भी जाएं तो स्टूडेंट का टेबल जो है वो एम्प्टी हो गया। लेकिन इस स्टूडेंट के टेबल एम्प्टी होने ने इस कोर्सेज़ के टेबल पे कोई फ़र्क नहीं डाला। कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन चूँकि अलग थलग पड़ी थी, इसलिए वो वैसी की वैसी है, वो एक्सीडेंटली लूज़ नहीं हुई। तो यही फ़ायदा है नॉर्मलाइजेशन का कि इससे एक तो रिडेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होती है, डुप्लीकेशन बहुत कम हो जाती है। सेकेंडली डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो इंश्योर होती है। अगर ये भी रिमूव हो जाता है तो हम ये कहते हैं कि चूँकि एक्सीडेंटली लॉस हुआ है, डाटा इनकरेक्ट हो गया, सो इंटेग्रिटी जो है वो डिस्टर्ब हुई। लेकिन अब जो है इंटेग्रिटी इंश्योर हुई है। ये नॉर्मलाइजेशन जिसकी मेहनत का नतीजा है वो साहब हैं बॉयकॉट। बॉयकॉट जो हैं ये एक मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन से एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशन तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप जो है मेथड दिया है। ये NF4 NF5 तक स्टेप्स हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह NF3 तक स्टडी करेंगे, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 3। इस लेडर में अगर आप देखें तो सेकंड स्टेप पे जाने से पहले आपको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1 पे होना ज़रूरी है। 1 स्टेप के बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसी तरह से हर अगली फॉर्म पे जाने से पहले आपको पिछली फॉर्म के ऊपर होना ज़रूरी है। सो इसीलिए सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन को नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1 में कैसे चेंज करते हैं। ये हमारे सामने एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है जो कि आम डेली लाइफ में जैसे हम एक्सेल शीट में डेटा सेव करते हैं वो है, एक सेल के अंदर 2 एंट्रीज अली और उसके 2 कोर्सेज हैं, हर कोर्स का अलग टीचर है वगैरह वगैरह। तो ऐसा जो रिलेशन होगा ये अननॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है, इसके उन्होंने 3 रूल्स बताए। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिसिटी हो। एटॉमिसिटी क्या है कि हर सेल में एक एक वैल्यू हो। इसको सिंपल ये किया जा सकता है कि यहाँ से हम हर रो एक नई रो जनरेट कर दें, एक लाइन लगा दें और यहाँ जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन उसको रेप्लिकेट कर दें, डुप्लीकेट कर दें। सेकेंडली डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट हो, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हर एक का नाम अलग अलग हो, मुनफरिद हो, सिंगल डेटा टाइप। हर एट्रीब्यूट के अंडर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी की सारी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ये रोल नंबर 1 2 3 है तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ THR ही ना लिखा हो बल्कि न्यूमेरिक ही हो। सो इस तरह से ये तीनों चीज़ें अगर इंश्योर होती हैं तो फिर वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म 1 में होगा। तो यहाँ उसी रिलेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया। मैंने बात की थी कि जो मिसिंग वैल्यूज़ उनको रेप्लिकेट कर दें और जितनी भी मल्टी वैल्यूज़ हैं उनको आप सिंगल वैल्यू में चेंज करते हैं तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1 होगी। दिस इज़ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1 के बाद अब हम देखते हैं कि इनमें कुछ मसाइल हैं। वो ये कि अगर आप गौर करें इस पिछले सेट पे, डेटा सेट पे, तो नेम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोल नंबर पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट जो फॉर्म है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 1 की, उसमें ये कोशिश होती है कि जो जिस फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इसमें प्राइमरी की रोल नंबर 1 है, कि उसके साथ उसको मिलाया जाए। अब नेम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ रोल नंबर पे कर रहा है और किसी के साथ उसका ताल्लुक़ बनता नहीं है। सो अब जो कोर्स है उसका भी आगे देखते हैं। इस तरह से हमने रोल नंबर और नेम को इस टेबल को डिकम्पोज करके अलग कर दिया। रोल नंबर इसके साथ अभी भी अटैच रहेगा। सो इस तरह से 1 से 2 जो हैं वो बन गए। अब आपने देखा कि पहले जब हमने डुप्लीकेट किया 1 अली 2 बाबर, अब ये रिकॉर्ड 3 हैं मगर पहले 6 रोज़ कवर कर रहे थे, अब ये रिड्यूस होके 3
बन जाएंगे। इस तरह से 6 की बजाय 3 रोज़ यूज़ होंगी और यूँ इस तरह से रिडंडेंसी जो है वो कम होगी। गोया स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसकी रिडंडेंसी जो वो कम होती है। इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो इसी तरह से कोर्स और टोटल जो है उसको हमने अलग कर दिया और यूँ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में 3 टेबल्स हमारे पास मौजूद हुए। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 2 की ये डिमांड है कि जिस टेबल में जो एट्रीब्यूट हो उसे अपनी प्राइमरी की पे पूरे का पूरा डिपेंड करना चाहिए। कोर्स और टोटल क्यों अलग किए गए हैं, इसलिए कि आप अगर देखें इस एग्जांपल में तो कोर्स DB टोटल 100, CSA 80, DB 100, मैथ 100 टोटल, यानी सब्जेक्ट वाइज टोटल हैं। तो और किसी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम कहते हैं कि टीचर पे डिपेंड कर रहा है, सपोज मिस्टर अहमद 100 हैं, मिस्टर अहमद 100 हैं, मिस्टर अली 80, बट मिस्टर अली 100, इट मीन्स कि जब भी मिस्टर अली हो तो हमेशा 80 या हमेशा 100 नहीं आता। तो ये टोटल जो है वो टीचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, दिस डिपेंड्स अपॉन ओनली कोर्स। अगर आप कहें रोल नंबर पे डिपेंड करता है, नो, रोल नंबर पे भी नहीं करता। 1 का 100 है, नेक्स्ट टाइम 1 ही का 80 है, सो रोल नंबर पे डिपेंडेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स पे। इसलिए हमने कोर्स और टोटल को अलग कर लिया। सो इस तरह से 1 से अब 3 हमने बना लिए। सो अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन थी वो यही थी कि हर एट्रीब्यूट को अपनी की पे डिपेंड करना चाहिए। नेम रोल नंबर पे डिपेंड कर रहे हैं, टोटल कोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अब ये जो है कंपोजिट की है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो इसी पे डिपेंड कर रहे हैं। सो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 2 हुई। तो अब इसको अगर डिटेल से देखें तो हमारे पास जो फाइनल सेट बनते हैं डेटा सेट वो 3 बने। अब इस तीसरे जो हमारे पास डेटा सेट है उसको ज़रा ज़्यादा डिटेल से देखते हैं। अब अगर आप गौर करें तो सैलरी जो है वो रोल नंबर या कोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही, सैलरी डिपेंड कर रही है टीचर पे। यानी मिस्टर अहमद की हमेशा 50,000 है हर जगह पे जहाँ पे, मिस्टर अली की 45,000 है जहाँ भी है। इट मीन्स सैलरी ओनली टीचर पे डिपेंड कर रही है। हाँ, टीचर आगे रोल नंबर और कोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसी डिपेंडेंसी है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 3 जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को आपने रिमूव करना है। जब इस चीज़ को रिमूव करेंगे तो यकीनन हमारे पास एक और टेबल आ जाएगा टीचर सैलरी का। सो इस तरह से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो भी रिमूव होगी और फाइनली हमारे पास 1 से चलते हुए 4 टेबल्स आ गए। सो अब जो है डेटा को मैनेज करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म 3। इसके बाद अगर आपने नेक्स्ट हायर फॉर्म्स देखनी हो तो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स पड़े हैं, उनको आप देखें और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।